So today we will discuss about oidogonium. Oidogonium जो है, this is also a green algae. It belongs to division Chlorophyta, class Chlorophyceae, order Oidogoniales, family Oidogoniaceae, and genus Oidogonium. जो ओडोगोनियम जीनस है उसमें 285 स्पीशीज है एंड ऑल स्पीशीज दे आर एक्वेटिक, मीन्स ये हमेशा पानी में ही अवेलेबल होता है एंड ग्रो इन फ्रेश वाटर में. So as far as vegetative structure of Oidogonium is concerned, its plant is, its thallus, its body is multicellular, filamentous, long and unbranched. तो मीन्स बहुत सारे सेल्स होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, मेनी सेल्स आर देयर, यू कैन सी. एंड ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के ऊपर एक सीरीज में अरेंज्ड हैं एंड इट इज अनब्रांच्ड, लॉन्ग है. द फिलामेंट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ बेसल सेल कॉल्ड rhizoidal सेल. तो इसका बॉटम सेल जो है वो डिफरेंट होता है बिकॉज वो अटैचमेंट में हेल्प करता है. सो इट लुक लाइक दिस. rhizoidal cell is modified to form hold fast. तो ये जो स्ट्रक्चर होगी जो मैंने अभी आप यहाँ पे ड्रॉ की है ये होल्ड फास्ट है. सारे सेल्स एक्सेप्ट दी होल्ड फास्ट एंड एपिकल सेल आर इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड अरेंज्ड एंड टू एंड. तो एक तो ये वाला सेल होल्ड फास्ट ये डिफरेंट होता है एंड टिप जो है एपिकल सेल उसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है. स्ट्रक्चर को देखें तो ऊपर से थोड़ा सा राउंडेड होगा. रेस्ट ऑल सेल्स दे आर अलाइक, एक जैसे हैं. कुछ एक जो इंटरकैलरी सेल्स हैं उनमें रिंग लाइक स्ट्रेशंस होती हैं और ये जो रिंग लाइक स्ट्रेशंस हैं इनको कहते हैं कैप्स और स्कार्स. सो द सेल्स व्हिच पोजेस कैप्स आर कॉल्ड कैप सेल. तो क्या है कि यहाँ पे हो सकता है किसी के ऊपर ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रेशन प्रेजेंट. ये रिंग लाइक स्ट्रेशन एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है. सो जिस सेल के ऊपर ये रिंग लाइक स्ट्रेशन प्रेजेंट होती है उन्हें कैप सेल कहा जाता है. यहाँ पे आप थोड़ा और क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे. Here you can see this is the apical cell which is comparatively different from rest of the cells. So these are caps and the cell having these structures are called cap cell. तो जिसके ऊपर ये structures present है, ये rings present है, ये एक ruptured part present है, उनको cap cells कहा जाता है. इसमें पैरानोइड्स भी है, न्यूक्लियस. आप न्यूक्लियस की पोजीशन भी थोड़ा नोट करना कि न्यूक्लियस जो है वो लेटरल इन पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन में नहीं है. एंड दिस इज होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट जो है उसकी भी स्ट्रक्चर रेस्ट ऑफ द सेल से डिफरेंट है. सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अ थैलस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल. As far as cell is concerned, it is long, cylindrical, and it possesses a thick, rigid cell wall. तो जो सेल होगा वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और उसमें सेल वॉल जो है वो थिक होती है. सेल वॉल में 3 लेयर्स हैं. जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, whereas the middle layer it is made up of pectin substance and the inner one is made up of cellulose. तो 3 लेयर हैं, 3 डिफरेंट सब्सटेंस है. इनर मोस्ट जो है उसमें सेलुलोज होगा, मिडल में पैक्टिन है एंड आउटर मोस्ट में काइटिन प्रेजेंट है. ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएट. तो जो सेल होगा
वो यूनिन्यूक्लिएट है, मीन्स सिंगल न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियर पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि वो पेरिफेरल पोजीशन पे है, सेंट्रल नहीं है। सेल में इट वाज अ सिंगल लार्ज मैसिव रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो रेटिकुलेट है एंड विच इनक्लोजेस बिग सेंट्रल वैक्यूल। तो उसमें उनमें सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसमें सेंट्रल वैक्यूल है जिसे वो इनक्लोज करता है। बहुत सारे पेरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो मेच्योर फिलामेंट है वो वाइट कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पेरेनॉइड्स हैं उसमें स्टार्च एक्यूमुलेटेड रहता है, जिसके कारण वो वाइट कलर के हो जाते हैं। सो द मेच्योर filament, it looks white because of the presence of starch in perennoids. So this is a structure of young and old cell. Here you can see caps. These are perennoids. तो ये जो है ये perennoids हैं, ये सारे multiple perennoids are present. This is nucleus and chloroplast. एंड दिस वन इज द ओल्ड सेल। आप देख सकते हो जो ओल्ड सेल है इसमें स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली इलोंगेटेड है, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड है, साइज बढ़ गया है। इसमें पेरेनोइड बॉडीज जो हैं और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादा डिफाइंड है। सेंट्रल में वैक्यूल्स जो है वो ज्यादा है। सो हियर यू कैन सी मल्टीपल वैक्यूल्स आर देयर एंड न्यूक्लियस जो है वो उसकी पोजीशन साइड में ही है, वॉल के पास। नाउ नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। इन केस ऑफ यूडोगोनियम जो सेल डिवीजन है वो भी बहुत ही पिक्यूलियर है, मीन्स बहुत स्पेसिफिक है। तो जब सेल डिवीजन होती है तभी ये कैप सेल बनते हैं। नाउ लेट्स चेक कैसे होती है। तो जो ग्रोथ है फिलामेंट की वो कैसे होगी? बाय सेल डिवीजन। और सारे सेल्स एक्सेप्ट द बेसल सेल दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? बाय शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम लेटरल पोजीशन टू द सेंटर। न्यूक्लियस पहले सेंट्रल पोजीशन में आएगा जो सेल डिवीजन में जाएगा। इट कम्स टू लाई एट 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉक्सिमल सेप्टम। तो जो प्रॉक्सिमल सेप्टम है उससे 2/3 डिस्टेंस पे होगा। सो साइमल्टेनियसली a thickened transverse ring of cellulose appear on the inner surface of lateral wall just below the upper septum. अपर सेप्टम के नीचे एक ट्रांसवर्स रिंग अपीयर करती है, ऐसे रिंग आ जाएगी अंदर की तरफ। सो इफ इट इज अ सेल तो यहाँ पे उसमें ऐसे रिंग्स जो है वो डेवलप कर जाएंगे। तो ये जो ग्रेजुअली रिंग जो है वो इंक्रीज करती जाती है और वो ग्रूव करके अंदर जाके पार्टीशन कर देते हैं। न्यूक्लियस इट विल enlarge in size and start dividing mitotically because this is a cellular division, mitotic division। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है पहले वो डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियाई बनाएगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। एक जो है वो एक सेल में चला जाए, एक ग्रुप के नीचे वाले सेल में चला जाएगा। So now the other two layers of cell wall, that is outer and middle layers, they break transversely over the grouped transverse ring। तो जो grouped transverse ring है उसके ऊपर से वो break कर जाते हैं। So the ring starts stretching longitudinally so that cell elongates to about double its normal length। क्योंकि सेल इलोंगेट कर रहे हैं तो जो बाहर वाले लेयर थी वो वहां से ब्रेक कर जाएंगी, वहां से टूट जाएंगी। न्यू वॉल इज ले डाउन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ रिंग्स इन बिटवीन द टू ब्रोकन पीसेस। तो जो रिंग्स अपीयर की थी उनकी इलोंगेशन के कारण, स्ट्रेचिंग के कारण एक नई वॉल जो है वो अपीयर कर जाएगी। द अपर ब्रोकन पीस रिमेन अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ कैप। तो जो ऊपर ब्रोक किया है पीस वो कैप की फॉर्म में अटैच रहेगा। फ्लोटिंग सेप्टम जो है इट नाउ मूव्स अपवर्ड एंड फाइनली बिकम फिक्स्ड एट द लेवल ऑफ लोअर एंड ऑफ द रप्चर्ड वॉल।
तो वो फिक्स कर जाएगा जहां पे लोअर एंड होगा रप्चर्ड वॉल का. Of the two cells, upper daughter cell bears a cap and is called cap cell. तो जब डिवीजन हुई, वो सेल वॉल ब्रेक हुई, तब वहां पे कैप बनी, एंड दैट पर्टिकुलर सेल इज टर्म्ड एज कैप सेल. It has entirely new wall formed from the stretching of rings. And the newly formed cell remain always interposed between the two old portion of cell walls. So the next division usually occur in the cap cell. तो जहाँ पे कैप सेल है डिवीजन वहीं पे ही होती है. आप देख सकते हो ये है पूरा मैकेनिज्म जो अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा. तो अब एक सेल जो है इट अंडरगो डिवीजन. डिवीजन जब जाता है तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स ग्रुप बन जाते हैं. न्यूक्लियस जो है ये सेंटर पे आ जाता है. फिर ये ग्रुप्स और डीपन कर जाते हैं, थिकनिंग हो जाती है इन ग्रुप्स में, और न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बना देता है. जब वो 2 न्यूक्लियाई बनाता है तो सेप्टम जो है इट इज आल्सो देयर, और वो सेंटर में ले डाउन हो जाता है और पार्टीशन हो जाती है. अब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल ग्रुप डेवलप कर गई थी, ये ग्रुप जो है वो स्ट्रेच करेगी. ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है. जब ये स्ट्रेच कर रही है तो जो इसके बाहर वाली लेयर थी सेल वॉल की वो ब्रेक कर जाएंगे उस पॉइंट से. तो ये ब्रेक कर जाएंगी और ऊपर जो है उसका लेफ्ट ओवर पोर्शन जो ओवर हैंगिंग है ऊपर रह जाएगा. अब यहां से नई वॉल जो है वो फ्रेम होना शुरू हो जाएगी. हियर यू कैन सी कि ये स्ट्रेचिंग हुई है. अब यहाँ पे नई वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है. तो ग्रेजुअली जब स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो न्यू वॉल जो है एज सच एज इट वाज देयर इन द पेरेंट सेल वो यहाँ पे ले डाउन हो जाएगी इस पर्टिकुलर पोर्शन में, और ये नया एक सेल बन जाएगा डॉटर सेल. सो दिस डॉटर सेल विल बी हैविंग अ न्यू सेल वॉल. सो ये आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन ने नई सेल वॉल डेवलप की है. जो रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल के बाद जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो इसी के टिप के ऊपर, इसके अपर पार्ट के ऊपर रह जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कैप. एंड दिस पर्टिकुलर सेल विल बी टर्म्ड एज कैप सेल क्योंकि इसके ऊपर कैप प्रेजेंट है. तो ये जो कैप सेल है ये फर्दर डिवीजन में जाएगा. दैट मींस मैक्सिमम चांसेस जो हैं इसी कैप सेल के डिवीजन में जाने के. क्लियर है सभी को? एक्सक्यूज मी. यस मैम एक डाउट था. हाँ जी. मैम ऐसे तो जब हर बार डिवीजन होगी हर न्यू सेल में कैप बनेगी. बिल्कुल बनती है. तो मैम सिर्फ एक बेसल सेल को छोड़ ऊपर सभी सेल्स में कैप प्रेजेंट होनी चाहिए? नहीं, जो डिवीजन में जाता है अब एक सभी सेल में कैप प्रेजेंट होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है. जब वो डिवीजन में जाएगा तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेल्स, कैपेसिटी सभी की है डिवीजन में जाने की, लेकिन एक फिलामेंट में कुछ सिलेक्टेड जो सेल्स हैं वो ही डिवीजन में जाते हैं. तो जो सिलेक्टेड सेल डिवीजन में जाएंगे वहां पे कैप बनेगी, और वंस एक सेल ने कैप डेवलप कर ली तो जो टेंडेंसी है डिवीजन की उसकी ज्यादा होगी जहां पे कैप है. तो एक सेल के ऊपर मल्टीपल कैप्स हो सकती हैं. हाँ जी, क्लियर है? मैम पर हर सेल तो इसी फॉर्म में हो रहा है ना, तो हर न्यू सेल में जैसे इसने बताया कि वो हर न्यू सेल में कैप डेवलप हो रही है के ऊपर जो न्यू सेल बनेगा उसके भी उस पे भी कैप बनेगी मैम, उसके ऊपर फिर से कैप बनेगी. देखो कैप जो है ये ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर है. जस्ट अ मिनट. ये ऐसे स्ट्रक्चर है. जो दूसरा पार्ट है उसमें वो मार्क रह जाता है लेकिन वहां पे कैप नहीं बनती. कैप जो है ये अपर पार्ट ऑफ सेल में ही बनेगी जो फर्स्ट सेल है ऊपर से अगर हम देखें तो जब डिवीजन पैटर्न हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कैप्स प्रेजेंट है. इट मीन्स कि यहाँ पे 2 बार डिवीजन हुई है. जहां पे एक बार डिवीजन स्टार्ट हो जाती है उस सेल की टेंडेंसी ज्यादा होती है डिवीजन में जाने की.
तो जब भी इसको इलोंगेट करना है, जब इसको ग्रोथ में जाना है, मींस जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, तो जो सेल पहली बार डिवीजन में जाता है वो उसकी अपनी टेंडेंसी के चलते ज्यादा डिवाइड कर जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कैप्स. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे सेल्स में कैप हो, लेकिन हाँ मल्टीपल सेल्स में कैप हो सकती है एक सिंगल फिलामेंट में. जैसे यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे आपको कैप नजर आ रही होगी, यहाँ पे कैप है, हो सकता है यहाँ पे भी कैप हो, लेकिन अगर कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल हैं देन मे बी सारे सेल्स जो हैं वो भी डिवीजन में जा सकते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैप. वो कंडीशन भी हो सकती है, बट इट इज नॉट ऑलवेज देयर. ठीक है, थैंक यू मैम. Then reproduction. Reproduction in Oidogonium, it occurs by vegetative method, asexual method and sexual method. अब क्योंकि ये फिलामेंट है, तो जहां से फिलामेंट डिटैच हुआ अपनी मदर बॉडी से, वो एक नया प्लांट जो है वो बनाने में कैपेबल है. So fragmentation is a process through which filaments they can grow and result in the formation of new plant. As far as asexual reproduction is concerned, तो asexual reproduction में different spores जो हैं वो involved होंगे. तो इसमें हम first study करते हैं by zoospores. So during normal favorable conditions, alga reproduced by the formation of zoospore. तो जब conditions favorable होंगी, उसे multiply करना है, तो zoospore के through वो multiply कर सकता है. Its formation depends on the presence of certain amount of free carbon dioxide in the surrounding water. तो ज़ूस्पोर जो है उसकी फॉर्मेशन भी एक पर्टिकुलर मींस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है. Multiflagellated large zoospore is formed singly, usually in the recently divided cells, which behave as zoosporangium. तो यहाँ पे भी जो recently divided cell है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा zoosporangium में, और उससे एक multiflagellated zoospore जो है वो डेवलप करेगा. तो यहाँ पे मल्टीपल zoospores नहीं है एक सेल के अंदर, यहाँ पे सिंगल zoospore डेवलप करेगा. जब zoospore की फॉर्मेशन होती है तो जो zoosporangium का प्रोटोप्लास्ट है पूरा, वो राउंड ऑफ हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. न्यूक्लियस जो है इट माइग्रेट टू कलरलेस और हाईली वीक लाइक एरिया ऑन वन साइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स दे डेवलप अराउंड द कलरलेस एरिया. होता क्या है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करता है थोड़े से, और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये टिप पोर्शन, ये हाईलाइन होता है, मींस ये कलरलेस है. इस कलरलेस एरिया में ही न्यूक्लियस माइग्रेट करता है और यहाँ पे बहुत सारे ब्लीफेरोप्लास्ट डेवलप कर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड फ्लैजेला. एक आई स्पोर जो है वो भी इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो. सो रिंग ऑफ फ्लैजेला दे आर प्रेजेंट हियर टुवर्ड्स द एट द रिंग ऑफ दैट कलरलेस पोर्शन, और एक ज़ूस्पोरेंजियम से एक ही ज़ूस्पोर जो है वो रिलीज होता है. सो एज ज़ूस्पोर मैच्योर, सेल वॉल ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम रप्चर. तो जब ज़ूस्पोर मैच्योर करेगा तो उसके सेल वॉल जो है ज़ूस्पोरेंजियम की वो रप्चर कर जाएगी. सेल जो है वो दो हाफ में ब्रेक कर जाता है और ज़ूस्पोर रिलीज कर जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर. जो ज़ूस्पोर है, इट इज enclosed within a delicate mucilaginous vesicle and it escapes through aperture. It swims within the vesicle for short period and they liberate when vesicle dissolve. तो मीन्स जब वो रिलीज होता है तो एक कवरिंग के अंदर होता है जिसको हम वेसिकल कहते हैं, जिसके अंदर वो थोड़े टाइम तक रहता है, लेकिन बाद में वो वेसिकल डिसॉल्व कर जाता है और ये रिलीज हो जाता है इनटू वाटर.
जो मैच्योर ज़ूस्पोर होगा ये स्फेरिकल है, पियर शेप स्ट्रक्चर है, ये मल्टीफ्लैजिलेटेड है एंड इट possess a crown of short flagella in a ring on its colorless interior end. So that we have already discussed कि जो colorless interior end है वहाँ पे फ्लैजेला होंगे, मल्टीपल फ्लैजेला, और न्यूक्लियस भी उसी रीजन में प्रेजेंट होता है. And it is uninucleate green in color due to the presence of reticulate chloroplast. तो इसका जो कलर है वो ग्रीन है. क्यों? क्योंकि इसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है. इसमें सिंगल आई स्पोर्ट होता है टुवर्ड द इंटीरियर एंड. एंड ज़ूस्पोर जो है इट इज नेक्ड विदाउट सेल वॉल. ज़ूस्पोर इट स्विम इन वाटर फॉर एन आवर. 1 घंटे तक ये स्विम करता है पानी में, फिर सेटल डाउन कर जाता है एंड then it germinate to produce new filament. So here you can see this is germination of zoospore. जब ये स्विम करने के बाद सेटल डाउन करेगा तो जो इसका कलरलेस पोर्शन है वो सॉइल की तरफ होगा, बॉटम की तरफ होगा, और जब ये ऐसे सेटल डाउन करता है तो इसके जो फ्लैजेला है ये विदर ऑफ हो जाते हैं, ये स्मूथ हो जाएगा और उसके बाद ये इलोंगेट करके इसमें डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सो यस, यहाँ पे देख सकते हो आप कैप बन गया, यहाँ पे बन गया कैप. तो अगर यहाँ पे ऐसे ही डिवीजन होती रहेगी तो मल्टीपल कैप्स जो हैं इसमें होंगे अगर यही वाले सेल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो. लेकिन जब यही वाला सेल डिवाइड करेगा तो इसका जो बॉटम सेल है उसमें कैप नहीं होगी. सेकेंड इज बाय एकाइनेट्स. एकाइनेट की फॉर्मेशन के साथ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें. So asexual reproduction it takes place by the formation of thick-walled, reddish-brown, more or less colorless structures called echinates. और जो एकाइनेट्स हैं ये रेडिश ब्राउन कलर के होंगे, थिक वॉल्ड हैं. जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है इट मीन्स ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेगी तो ये पेरिनेशन में हेल्प कर देती है. एंड दीज आर फॉर्म्ड इन चेन of 10 to 40 but single akinete is formed within a single cell. एक सेल के अंदर एक ही काइनेट होगा लेकिन वो चेन में बन जाते हैं एंड each akinete जो है directly germinate into a new plant.